क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे फैसले पूरी तरह हमारे अपने नहीं होते? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे कुछ छिपी हुई मनोवैज्ञानिक ताकतें हमारे हर दिन के फैसलों पर असर डालती हैं, और मज़े की बात यह है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। अगर किसी को ये 2 सब्सक्रिप्शंस दिए जाएं, तो वो कौन सा चुनेंगे? सोचिए जरा। अभी बस इसे अपने दिमाग में रखिए, हम इस पर वापस आएंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये छोटा सा सवाल हमारी पूरी बातचीत का आधार बनने वाला है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है पसंद का भ्रम, और ये सीधा हमारी उस बुनियादी सोच पर चोट करता है कि हमारे फैसले भई एकदम लॉजिकल और हमारे अपने होते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस पूरी गुत्थी का जो सार है ना, वो डैन एरियली के इस एक वाक्य में छिपा है। वो कहते हैं, हम चीज़ों का मूल्यांकन उनके असल मूल्य पर नहीं करते, हम उनका मूल्यांकन तुलनात्मक और प्रासंगिक रूप से करते हैं। असल में यही वो चाबी है जो बताती है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हम कभी किसी चीज़ को अकेले नहीं देखते, हम हमेशा हमेशा तुलना करते हैं। तो इसे समझने का एक और आसान तरीका है। ये सोचिए कि हमारा दिमाग कोई वैल्यू मीटर नहीं है जो किसी चीज की सही सही कीमत बता दे। नहीं, ये एक तुलना करने वाला इंजन है। हर चीज को किसी दूसरी चीज के मुकाबले में तौलता है। बस यही एक बात समझ ली तो आगे का खेल समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि ये तुलना वाला इंजन असल में काम कैसे करता है। इसे कहते हैं सापेक्षता का जाल। यहाँ हम उस पहले और सबसे ज़रूरी मैकेनिज्म को समझेंगे कि हम चीज़ों की कीमत एक दूसरे से उनकी तुलना करके ही क्यों और कैसे तय करते हैं। तो आखिर ये सापेक्षता है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये इंसान की वो आदत है जिसमें किसी भी चीज की कीमत का अंदाजा उसके असली मूल्य से नहीं बल्कि उसके आसपास की दूसरी चीजों से तुलना करके लगाया जाता है। कह सकते हैं कि ये एक दिमागी शॉर्टकट है जो हमारा दिमाग अपना काम आसान करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब चलिए उस क्लासिक एक्सपेरिमेंट पर वापस चलते हैं जिसने इस पूरी थ्योरी को साबित कर दिया। याद है वो सब्सक्रिप्शन वाला सवाल? तो मान लीजिए सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। पहला, सिर्फ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $59 में। दूसरा, प्रिंट और वेब दोनों का सब्सक्रिप्शन $125 में। अब बताइए ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? सोचिए जरा। ठीक है, अब खेल में एक ट्विस्ट लाते हैं। इसमें एक तीसरा और सच कहूं तो काफी बेकार सा लगने वाला ऑप्शन जोड़ देते हैं, जिसे चारा या डीकॉय कहते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन $59 का, सिर्फ प्रिंट $125 का और प्रिंट और वेब दोनों वो भी $125 का। आप देखिए कैसे दिमाग का पूरा खेल ही पलट जाता है। वो सिर्फ प्रिंट वाला ऑप्शन अचानक से प्रिंट और वेब वाले ऑप्शन को कितना जबरदस्त बना देता है ना? और ये स्लाइड, अरे वाह, ये तो कमाल का सबूत है। बस इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। जैसे ही वो सिर्फ प्रिंट वाला चारा बीच में डाला गया, प्रिंट और वेब वाले ऑप्शन की पॉपुलैरिटी तो जैसे आसमान छूने लगी। लोगों का फैसला पूरी तरह से बदल गया, सिर्फ एक बेकार से ऑप्शन की वजह से। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? भाई, इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। पहली, ये दिमाग के लिए ज़्यादा आसान है। दूसरा, इससे फैसले झटपट हो जाते हैं। और तीसरा, ये एक तरह का एवोल्यूशन वाला शॉर्टकट है जो शायद हजारों साल पहले शिकारियों से बचने के लिए तो बढ़िया था, लेकिन आज के मॉडर्न बाजार की उलझनों में ये अक्सर फेल हो जाता है। चलिए अब एक दूसरे बड़े मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। इसे कहते हैं एंकर की शक्तिशाली पकड़। ये इस बारे में है कि कैसे कोई भी शुरुआती जानकारी, चाहे वो कितनी भी बेमतलब क्यों न हो, हमारी दिमाग में एक लंगर की तरह अटक जाती है और बाद के सभी फैसलों पर हावी हो जाती है। तो ये एंकरिंग आखिर है क्या? ये एक तरह का दिमागी झुकाव है जहां हमें मिली कोई भी पहली जानकारी यानी एंकर हमारे बाद के सभी फैसलों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। मतलब वो दिमाग में ऐसी चिपक जाती है कि हम हर चीज को उसी के हिसाब से देखने लगते हैं। इसको समझने के लिए इरेली का ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजेदार और आसान है। देखिए उन्होंने क्या किया। लोगों से कहा कि अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के आखिरी 2 अंक एक कागज पर लिखें, ठीक है? फिर उन्हीं लोगों से वाइन और चॉकलेट जैसी चीजों पर बोली लगाने को कहा गया। अब सोचिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर का बोली से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, वो बस एक रैंडम नंबर था। और जो नतीजे आए वो तो सच में चौंकाने वाले थे। जरा ये चार्ट देखिए।
जिन लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर के आखिरी अंक बड़े थे, उन्होंने चीजों की बहुत ऊंची बोली लगाई, और जिनके अंक छोटे थे, उन्होंने कम बोली लगाई। मतलब एक पूरी तरह से रैंडम नंबर ने तय कर दिया कि किसी चीज की कीमत क्या होगी। है ना अजीब? तो यहाँ से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है, वो है सुसंगत मनमानापन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर मतलब सीधा है। जो शुरुआती एंकर था, वो तो एकदम रैंडम था, बेमतलब का। लेकिन हमारे बाद के सारे फैसले उसी रैंडम नंबर के साथ एकदम लॉजिकल हो जाते हैं। हम खुद ही एक तर्क का जाल बुनते हैं और उसी में फंस जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए, अब इन दिमागी कॉन्सेप्ट्स को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। शॉपिंग से लेकर इन्वेस्टिंग तक ये हर जगह काम करता है। ये टेबल, ये पारंपरिक सोच और असलियत के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। पुरानी धारणा ये थी कि इंसान अपनी पसंद जानता है, उसके फैसले पक्के होते हैं और वो हमेशा सबसे अच्छा नतीजा चाहता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि हमें सही कीमत का अंदाजा ही नहीं होता और हम लगातार एक ही जैसी अनुमान लगाने लायक गलतियां करते रहते हैं। तो ये एंकर और सापेक्षता हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं? अरे हर जगह। मार्केटिंग में ओरिजिनल प्राइस का टैग एक एंकर बना देता है। रेस्टोरेंट में एक बहुत महंगी डिश मेन्यू में इसलिए डाली जाती है ताकि बाकी चीज़ें सस्ती लगें। और सबसे खतरनाक, इन्वेस्टिंग में जिस दाम पर हम कोई शेयर खरीदते हैं, वो एक एंकर बन जाता है और फिर हम उसे बेचने का सही फैसला नहीं कर पाते। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने फैसलों को डीकोड करना, मतलब इस जाल को समझना। अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम इन दिमागी झुकावों को पहचान सकते हैं और इनसे बचकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। और यहाँ सबसे सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, वो ये है कि ये जो गलतियाँ हम करते हैं, ये कोई अचानक नहीं होती। ये प्रिडिक्टेबल है, यानी इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये बार बार होती हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पैटर्न को समझ लें, तो हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं। हमेशा खुद से पूछें, अच्छा, इसकी तुलना किससे की जा रही है? किसी भी डील में जो पहला नंबर सामने आए, उसे जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करें। जो ऑप्शन सिर्फ आपको बहकाने के लिए बनाए गए हैं, उनसे सावधान रहें। और सबसे जरूरी, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने खुद के पैमाने तय करें कि आपको असल में चाहिए क्या। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारे फैसले हमें लगते तो अपने हैं, पर क्या सच में उनका आर्किटेक्ट कोई और है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने हर फैसले के पीछे की उन अदृश्य ताकतों के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। किसी भी चीज की कीमत ये सिर्फ एक नंबर नहीं होती है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स है जो ये तय करती है कि हम किसी चीज की कितनी वैल्यू समझते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और यहां तक कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये अदृश्य ताकतें कैसे काम करती हैं। अच्छा, आइए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं। एक तरफ है एक प्रीमियम महंगी वाली लग्जरी चॉकलेट जो बहुत ही कम दाम में मिल रही है, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल सी चॉकलेट है लेकिन वो बिल्कुल मुफ्त है। अब बताइए क्या चुनेंगे? तो ये हैं वो दो ऑफर। देखिए, एक तरफ लिंट ट्रफल जो कि एक बेहतरीन चॉकलेट मानी जाती है, सिर्फ 15 सेंट में, और दूसरी तरफ है हर्शीज किस जो कि ठीक ठाक है पर ये बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त है। अब अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो लिंट ट्रफल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कहीं बेहतर डील है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि चुनाव साफ होना चाहिए, है ना? पर बात यह है कि हमारा दिमाग हमेशा लॉजिक से नहीं चलता और यहीं से मुफ्त का वो अजीब सा अतार्किक सा आकर्षण शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि जब लोगों को सच में ये चॉइस दी गई तो हुआ क्या। ये देखिए नतीजे। डैन एरेली के एक्सपेरिमेंट में 73% लोगों ने मुफ्त वाली हर्शीज किस को चुना। सोचिए, एक बेहतर डील को छोड़कर एक कम क्वालिटी वाला ऑप्शन चुना सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुफ्त था। ये बात लॉजिक के तो बिल्कुल ही खिलाफ है, पर शायद यही तो इंसानी फितरत है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इस अजीब से बर्ताव के पीछे एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल थ्योरी काम करती है जिसे कहते हैं जीरो प्राइस इफेक्ट या शून्य कीमत का प्रभाव। तो क्या है ये जीरो प्राइस इफेक्ट? देखिए, ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है जहां मुफ्त शब्द सुनते ही हमारे दिमाग का जो लॉजिक वाला हिस्सा है ना, वो मानो बंद सा हो जाता है। मुफ्त हमारे लिए सिर्फ एक कम कीमत नहीं होती, ये एक इमोशनल ट्रिगर बन जाता है जो हमें एकदम अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता है।
अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि मुफ्त हमारे लॉजिक को बायपास कैसे करता है। पहली बात, ये एक जबरदस्त इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है। हमें लगता है कि अरे अगर ये मौका हाथ से चला गया तो पता नहीं क्या खो देंगे। दूसरी बात, क्योंकि कोई पैसा नहीं जा रहा तो हमें लगता है कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। और आखिर में ये हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देता है, तुरंत कुछ पाने की खुशी। लेकिन कहानी सिर्फ मुफ्त पर आकर ही खत्म नहीं होती। असल में हर कीमत, चाहे वो जीरो हो या बहुत ज्यादा, हमारी हकीकत को, हमारे एक्सपीरियंस को बदलने की ताकत रखती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। आइए एक बड़े ही मजेदार एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने लोगों को पेन किलर यानी दर्द की दवा दी, लेकिन ट्विस्ट ये था कि ये असली दवाइयां नहीं थीं, ये प्लेसीबो थीं, मतलब बस चीनी की गोलियां जिनका कोई मेडिकल असर नहीं होता। यहां पर सारा खेल शुरू हुआ। गोलियां तो दोनों ग्रुप्स को बिल्कुल एक जैसी दी गई थी, फर्क सिर्फ एक था। एक ग्रुप को बताया गया कि उनकी गोली की कीमत $2.5 है और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि उनकी गोली सिर्फ 10 सेंट की है। और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने महंगी गोली ली, उनमें से 85% ने कहा कि उनका दर्द बहुत कम हो गया, और वहीं सस्ती गोली लेने वालों में से सिर्फ 45% को ही आराम महसूस हुआ। याद रखिए, गोलियां बिल्कुल एक जैसी थीं, मतलब कीमत ने सच में उनके शरीर पर असर डाला। तो यहां से सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है, कीमत हमारी उम्मीदें तय करती है और फिर वही उम्मीदें हमारे असली एक्सपीरियंस को बना देती हैं। जब हमें लगता है कि कोई चीज़ महंगी है तो हम मान लेते हैं कि वो बेहतर काम करेगी, और अक्सर हमें वैसा महसूस भी होता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि मुफ्त कितना पावरफुल है, तो ये ज़रूरी है कि इसके जो नेगेटिव पहलू हैं उन पर भी ध्यान दें। मुफ्त का लालच अक्सर हमें ऐसे गलत फैसलों की ओर ले जाता है जिनकी हमें बाद में कोई ना कोई कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। देखिए कि ये पूरा सिलसिला काम कैसे करता है। हम एक मुफ्त ऑफर देखते हैं, हमारा लॉजिक वाला दिमाग साइड में हो जाता है, हम अक्सर एक घटिया चीज़ चुन लेते हैं और आखिर में या तो ऐसी चीज़ें जमा कर लेते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। और ये तो हमारे चारों तरफ हो रहा है। मुफ्त शिपिंग के चक्कर में हम ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, बाय वन गेट वन फ्री के चक्कर में जरूरत से ज्यादा चीजें घर ले आते हैं, मुफ्त ट्रायल कब पेड सब्सक्रिप्शन में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मुफ्त ऐप्स, अरे वो तो हमारा सबसे कीमती खजाना लूट लेते हैं, हमारा वक्त और हमारा ध्यान। और इसका असर बहुत गंभीर भी हो सकता है, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स में। जीरो ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म्स लोगों को बार बार बिना सोचे समझे ट्रेड करने के लिए उकसाते हैं, जिससे अक्सर बड़ा नुकसान हो जाता है। मुफ्त का मतलब बिना रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कंपनी हमें कुछ मुफ्त देती है तो वो कोई दान नहीं कर रही है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये हमारे बर्ताव को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि हम या तो उनके ग्राहक बन जाएं या फिर आगे चलकर और ज़्यादा खर्च करें। तो सवाल ये है कि हम इन साइकोलॉजिकल ट्रैप से, इन मनोवैज्ञानिक जालों से खुद को बचा कैसे सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हम पहले से बेहतर और ज़्यादा लॉजिकल फैसले लेना सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना एक साथ काम करती हैं। मुफ्त का लालच, महंगा मतलब बेहतर वाली सोच, और एक अच्छी डील मिलने की वो खुशी, ये सब मिलकर हमारे फैसले लेने की ताकत पर असर डालते हैं। मुफ्त के इस जादू को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है खुद से बस एक सवाल पूछना। अगली बार जब भी कोई मुफ्त चीज़ अपनी तरफ खींचें तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, अगर मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ते तो क्या मैं इसे खरीदता? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। तो यहाँ कुछ सिंपल से नियम हैं। मुफ्त को हमेशा थोड़ी शक की नज़र से देखिए। किसी चीज़ पर डिस्काउंट कितना है ये देखने के बजाय उसकी असली वैल्यू पर ध्यान दीजिए। और हाँ, ये याद रखिए कि कीमत हमेशा क्वालिटी का सही पैमाना नहीं होती। इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, ऐसी कौन सी मुफ्त चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई ऐप हो, कोई सब्सक्रिप्शन हो या फिर कोई आदत, जो असल में सबसे महंगी पड़ रही है। चाहे वो कीमत वक्त की हो, ध्यान की हो या फिर पैसों की, असली कीमत अक्सर प्राइस टैग पर नहीं लिखी होती। कभी सोचा है कि एक चॉकलेट केक के लिए अपनी डाइट क्यों तोड़ दी, जबकि अच्छी तरह पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए? आज हम इंसानों के फैसले लेने की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम सब खुद को बड़ा तार्किक समझते हैं, पर क्या हम सच में हैं? ये हम सबके साथ होता है ना। नए साल के संकल्प हो, कोई डाइट प्लान हो या फिर बजट बनाने का इरादा, बड़े अच्छे से बनाते हैं पर कुछ ही हफ्तों में सब हवा हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं है, इसके पीछे ना कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम 4 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर के योजना बनाने वाले और काम करने वाले के बीच की जंग। फिर वो कौन सी जगहें हैं जहां ये लड़ाई होती है। इसके बाद सेल्फ कंट्रोल की समस्या क्या है और आखिर में इस अंदरूनी खेल को जीता कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस अंदरूनी संघर्ष को जरा गहराई से समझते हैं। हमारे हर फैसले के पीछे ना एक लड़ाई चल रही होती है, और अगर इसे समझ लिया तो अपने बर्ताव को बदलने की चाबी हाथ लग सकती है। तो बात यह है कि हम एक नहीं बल्कि 2 हैं। सच में हमारे अंदर एक योजना बनाने वाला बैठा है जो भविष्य का सोचता है, तर्क से चलता है, लंबे चौड़े प्लान्स बनाता है। और फिर है दूसरा, काम करने वाला, जो बस आज में जीता है। उसे इमोशंस और फौरन मिलने वाली खुशी से मतलब है। और बस यही वो लड़ाई है जो लगातार चलती रहती है, हमारे हर छोटे बड़े फैसले को शक्ल देती है। तो सवाल यह है कि ये लड़ाई होती कहाँ है। देखिए, कुछ खास सिचुएशंस होती हैं जहां हमारा ये इमोशनल काम करने वाला हमारे लॉजिकल योजना बनाने वाले पर भारी पड़ जाता है। चलिए इन सिचुएशंस को ही समझते हैं। पहला युद्ध क्षेत्र छिपा है सामाजिक मानदंडों में। सोचिए, आपका कोई दोस्त घर शिफ्ट कर रहा है और आप उसकी मदद करने जाते हैं। आप ये पैसे के लिए तो नहीं करते हैं ना, ये दोस्ती, विश्वास और रिश्तेदारी की वजह से करते हैं। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है और हम खुशी खुशी मदद करते भी हैं। और इसके ठीक उलट हैं बाजार के मानदंड। यहाँ सब कुछ लेन देन का खेल है। पैसा, सैलरी, फायदा नुकसान का हिसाब किताब। ये एक बिजनेस की दुनिया है जहाँ हर चीज की एक कीमत होती है। तो अब असली सवाल आता है, क्या होता है जब ये दोनों दुनियाएं, सोशल और मार्केट वाली, आपस में टकरा जाती हैं? जो होता है ना, वो अक्सर हमारी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा होता है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। मान लीजिए आप उसी दोस्त को घर बदलने में मदद के लिए पैसे ऑफर कर देते हैं। रिश्ता एकदम से अजीब हो जाएगा, है ना? पैसा बीच में आते ही वो दोस्ती वाली भावना खत्म हो जाती है। मोटिवेशन बढ़ने की जगह अक्सर घट जाता है, क्योंकि अब वो मदद नहीं रही, एक काम बन गई है। और हमारा काम करने वाला तुरंत हिसाब लगाने लगता है कि भाई इस काम के लिए इतने पैसे तो बहुत कम हैं। दूसरा युद्ध क्षेत्र हमारे अपने अंदर ही है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। जैसा कि व्यवहार अर्थशास्त्री डैन एरियली कहते हैं, हम ये अंदाजा लगाने में बहुत खराब हैं कि जब हम इमोशनल होंगे तो कैसा बर्ताव करेंगे। देखिए, हम 2 अलग-अलग अवस्थाओं में काम करते हैं। एक है शांत अवस्था, जब हम एकदम तार्किक और नियंत्रित होते हैं। ये वो अवस्था है जिसमें हमारा योजना बनाने वाला सोचता है। और दूसरी है उत्तेजित अवस्था, जब हम भावुक होते हैं, आवेगी होते हैं और हमारी भावनाएं हम पर हावी होती हैं। ये काम करने वाले का इलाका है। ये चार्ट एक बहुत हैरान करने वाली सच्चाई दिखाता है, जिसे हॉट कोल्ड एम्पैथी गैप कहते हैं। ये जो नीली पट्टी है, ये दिखाती है कि जब हम शांत होते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि हम भावनात्मक स्थिति में कैसा बर्ताव करेंगे, बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन ये जो लाल पट्टी है, ये दिखाती है कि हम असल में करते क्या है जब इमोशंस हावी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आवेगी यानी इम्पल्सिव। मतलब हम अपनी भावनाओं की ताकत को बहुत ज्यादा कम आंकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आत्मनियंत्रण की समस्या। और यहाँ हम ये देखेंगे कि क्यों ज्यादा आज़ादी हमेशा हमारे लिए अच्छी नहीं होती और ये कैसे हमारे अंदर के योजना बनाने वाले को कमजोर कर देती है। असल प्रॉब्लम एक चीज है जिसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम भविष्य के बड़े फायदों के मुकाबले अभी मिलने वाले छोटे मोटे इनाम को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज की एक छोटी सी खुशी कल के बड़े इनाम से कहीं ज्यादा लुभाती है, और बस यहीं पर हमारा काम करने वाला बाजी मार ले जाता है। डैन एरियली का एक प्रसिद्ध प्रयोग इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, जिन छात्रों को कोई डेडलाइन नहीं दी गई, उनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। जिन्होंने खुद अपनी डेडलाइन तय की, वो बीच में थे। और जिन छात्रों को सख्त पहले से तय डेडलाइन मिली, उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि बाहर से लगाई गई पाबंदियां अक्सर हमें बेहतर नतीजे देती हैं। तो सवाल ये है कि हम इस अंदरूनी लड़ाई को जीते कैसे? इस आखिरी सेक्शन में हम समाधानों पर फोकस करेंगे कि कैसे हमारा योजना बनाने वाला हमारे आवेगी काम करने वाले को मात दे सकता है। इसका जवाब है कमिटमेंट डिवाइस, या जिसे हम कह सकते हैं प्रतिबद्धता का उपकरण।
ये बस एक ऐसा तरीका या नियम है जो हम खुद पर लगाते हैं ताकि भविष्य में हमारे पास गलत फैसला लेने की आज़ादी ही ना बचे। ये हमारे आज के समझदार मैं का एक तरीका है, हमारे कल के भावनात्मक मैं को बचाने का। और इसके कई प्रैक्टिकल उदाहरण हैं, जैसे बैंक में ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान शुरू करवा देना, सैलरी आते ही पैसा अपने आप कट जाए, किसी काम के लिए पेनल्टी के साथ डेडलाइन तय करना, सबके सामने अपने लक्ष्य का ऐलान कर देना ताकि एक सामाजिक दबाव बना रहे, या फिर ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करना जो कुछ देर के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रखें। ये सब हमारे योजना बनाने वाले के हथियार हैं। और ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये कहीं और इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि निवेश जैसी हाई स्टेक्स जगह पर। यहाँ तो इमोशंस अक्सर लॉजिक पर इतने हावी हो जाते हैं कि नतीजे बहुत बड़े और अक्सर बुरे हो सकते हैं। निवेश की दुनिया में हमारा काम करने वाला क्या करता है? वो हमें घबराहट में बेचने पर मजबूर करता है, लालच में आकर ज्यादा ट्रेडिंग करवाता है, या फिर भेड़ चाल चलने पर उकसाता है। इसका इलाज क्या है? वो योजना बनाने वाले के पास है। पहले से नियम बना लो कि कब खरीदना है, कब बेचना है। अपने जोखिम को कंट्रोल में रखो और एक डायरी मेंटेन करो ताकि अपने फैसलों को तार्किक रूप से विश्लेषण कर सको, भावनात्मक रूप से नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि इंसानी बर्ताव कभी भी एक जैसा नहीं होता। हम कोई एक तार्किक व्यक्ति नहीं है। हम असल में कई ताकतों का एक सिस्टम है जो आपस में लड़ रही हैं। सामाजिक बनाम बाजार, भावनात्मक बनाम तर्कसंगत, योजना बनाने वाला बनाम काम करने वाला। और इस बात को समझना ही खुद को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में एक सवाल, ये जानने के बाद कि ये खेल हमारे ही अंदरूनी संघर्षों से भरा पड़ा है, इसे जीतने के लिए क्या किया जाए? हमारे अंदर के योजना बनाने वाले का अगला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम उन छिपी हुई मनोवैज्ञानिक ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे हर फैसले पर असर डालती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे धोखे देता है और अतार्किक फैसलों के जाल में फंसाता है। एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब यही सोचना पसंद करते हैं कि हमारे फैसले तर्क और सूझबूझ पर आधारित होते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर हमारे ज्यादातर फैसले हमारी जानकारी के बिना कुछ अनदेखे पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो रहे हों? और देखिए, यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे बायसेस हैं जो हमें एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। इन्हें ही हम फैसलों का जाल कह सकते हैं, जो हमें अक्सर उन रास्तों पर ले जाते हैं जो शायद हमारे लिए सबसे अच्छे नहीं हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन पूरी तरह से निष्पक्ष होकर नहीं करते, बल्कि हम चीज़ों को इस नज़रिए से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हम किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं और हमें क्या खोने का डर है। यही वो 3 ताकतें हैं जो हमारे फैसलों को असलियत से थोड़ा दूर ले जाती हैं। इस चर्चा में हम 4 सबसे ताकतवर मानसिक पूर्वाग्रहों को समझने की कोशिश करेंगे। आप इन्हें हमारे दिमाग का एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं, जो अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला जाल है स्वामित्व का प्रभाव, यानी कि एंडाउमेंट इफेक्ट। ये दिमाग का एक बड़ा ही अजीब खेल है। जैसे ही कोई चीज़ हमारी हो जाती है, हमारी नज़रों में उसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है, भले ही वो चीज़ बिल्कुल पहले जैसी ही क्यों ना हो। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। एक स्टडी में जिन लोगों को एक साधारण सा कॉफ़ी मग दिया गया, वे उसे बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत मांग रहे थे। वहीं जो लोग उसे खरीदना चाहते थे, वे बहुत कम कीमत देने को तैयार थे। चीज़ एक ही थी, लेकिन सिर्फ मालिकाना हक ने उसकी कीमत की धारणा को पूरी तरह बदल दिया। तो मतलब साफ है, जब हम किसी चीज़ के मालिक बन जाते हैं तो हम उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। फिर हम उसकी कीमत तर्क से नहीं बल्कि उस लगाव से तय करते हैं, और ये हमारे घर, हमारी गाड़ी, यहाँ तक कि हमारे निवेश पर भी लागू होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे जाल पर, जिसे कहते हैं नुकसान से बचना या लॉस अवर्जन। मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान का दर्द हमें फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। हमारा दिमाग नुकसान से बचने के लिए ही बना है, भले ही इसके लिए बड़े फायदों को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इसका असर बिल्कुल साफ है। 100 रुपए खोने का जो दुख होता है, वो 100 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और यही असंतुलन हमारे वित्तीय फैसलों से लेकर करियर के चुनाव तक हर चीज को प्रभावित करता है।
तीसरा जाल थोड़ा हैरान करने वाला है। वो है अपने सारे विकल्प खुले रखने की हमारी जिद। हमें दरवाजे बंद करना पसंद नहीं है। हम हर मौके को जिंदा रखना चाहते हैं, भले ही ऐसा करने में हमारी ऊर्जा और समय बर्बाद हो और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़े। डैन एरिली के एक बड़े ही शानदार एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक गेम खेलने को दिया गया, जिसमें वे अलग-अलग कमरों में जा सकते थे, जिन्हें दरवाजे कहा गया। नियम ये था कि अगर वे किसी दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो धीरे-धीरे छोटा होकर गायब हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? लोगों ने सिर्फ दरवाजों को खुला रखने के लिए पागलों की तरह एक से दूसरे कमरे में कूदना जारी रखा, भले ही इससे उनका ओवरऑल स्कोर कम हो रहा था। और इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। किसी एक रास्ते पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ने के बजाय हम अक्सर कई आधे अधूरे विकल्पों को जिंदा रखने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। इससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है और तरक्की रुक जाती है। हमारा चौथा और आखिरी जाल है अपेक्षाओं की शक्ति। ये बहुत दिलचस्प है। हमारी पहले से बनी धारणाएं सिर्फ ये भविष्यवाणी नहीं करती कि हम क्या महसूस करेंगे, बल्कि वो असल में उस अनुभव को बनाती हैं। मशहूर बियर एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। जब लोगों को पहले ही बता दिया गया कि बियर में थोड़ा सिरका मिला है, तो उन्हें उसका स्वाद बिल्कुल खराब लगा। लेकिन जब दूसरे ग्रुप को चखने के बाद ये बात बताई गई, तो उनमें से कई लोगों ने उसे असल में पसंद किया। जानकारी वही थी, लेकिन उम्मीद ने उनके स्वाद के एहसास को ही बदल दिया। ये एक बहुत गहरी बात है। चाहे वो किसी ब्रांड के बारे में हमारी राय हो, किसी इंसान के बारे में पहली धारणा हो, या बाजार की कोई खबर, हमारी उम्मीदें ही हमारी हकीकत को आकार देती हैं। अब असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये सारे बायसेस अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे को और मजबूत करते हैं, जिससे अतार्किक व्यवहार का एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जरा इस साइकिल को समझिए। किसी चीज का मालिक होने से हम उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। इससे हमारे अंदर उसे खोने का डर यानी लॉस अवर्जन पैदा हो जाता है। ये डर हमें मजबूर करता है कि हम अपने सारे विकल्प खुले रखें, और इस सबके दौरान हमारी उम्मीदें हमारी सोच को पहले से ही एक दिशा दे रही होती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली जाल है। तो इन सब बातों का असली दुनिया में क्या मतलब है? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन पूर्वाग्रहों के असल जिंदगी में बहुत बड़े परिणाम होते हैं, खासकर जब बात पैसे और निवेश की आती है। बाजार में इन जालों का असर साफ साफ देखा जा सकता है। एंडाउनमेंट इफेक्ट की वजह से हम अपने ही खरीदे हुए शेयरों को ज्यादा आंकने लगते हैं। लॉस अवर्जन के कारण हम नुकसान वाले शेयरों को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस ऊपर आएंगे, और मुनाफे वाले शेयरों को जल्दी बेच देते हैं। विकल्प खुले रखने की चाहत हमें बिना किसी रणनीति के जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करवाती है, और अपेक्षाएं वो हमें सिर्फ वही देखने पर मजबूर करती हैं जो हम देखना चाहते हैं, चाहे सबूत कुछ भी कह रहे हों। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर अच्छी बात यह है कि इन जालों से बचने के रास्ते भी हैं। इसके लिए बस थोड़ी जागरूकता और अनुशासन की जरूरत है। तो इनसे बचने के लिए कुछ कारगर तरीके हैं, जैसे किसी भी संपत्ति को ऐसे देखें जैसे कि वो आपकी है ही नहीं, और खुद से पूछें, अगर ये मेरे पास नहीं होती तो क्या मैं इसे आज इस कीमत पर खरीदता? नुकसान को खेल का हिस्सा मानकर जल्दी स्वीकार कर लेना भी जरूरी है। जो दरवाजे जरूरी नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बंद करने से फोकस बढ़ता है। और शायद सबसे जरूरी, अपनी ही धारणाओं पर लगातार सवाल उठाते रहना। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, चाहे निवेश हो या जिंदगी, कामयाबी सिर्फ सही विश्लेषण करने से नहीं मिलती। असली कामयाबी इस बात में है कि हम मानसिक रूप से कितने लचीले हैं, ये जानने में कि कब अपनी गलती माननी है, कब एक स्थिति से बाहर निकलना है, और कब नई जानकारी के हिसाब से खुद को ढालना है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर ले आती है। जरा सोचिए, इन सभी जालों में से किसी चीज का मालिक होना, नुकसान का डर, बहुत सारे विकल्प खुले रखना, या फिर हमारी अपनी उम्मीदें, कौन सा जाल हम पर सबसे ज्यादा हावी होता है? इस बात को पहचान लेना ही इन जालों से बाहर निकलने का पहला कदम है। कभी सोचा है कि अच्छे भले लोग भी कभी-कभी धोखा क्यों दे देते हैं? आज हम इसी के पीछे का जो हैरान कर देने वाला विज्ञान है उसे समझेंगे, और देखेंगे कि ये चीज हमारे मनोविज्ञान, हमारे दिमाग से कैसे जुड़ी है, ना कि सिर्फ हमारे कैरेक्टर से। तो सवाल यही है कि अच्छे लोग धोखा क्यों देते हैं? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि बस कुछ बुरे लोग ही होते हैं जो बेईमानी करते हैं। लेकिन अगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प हो तो देखिए, एक सोच तो ये है, जो हम सब मानते हैं, कि दुनिया में बस कुछ गिने चुने खराब लोग होते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का जो विज्ञान है वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। वो ये कहता है कि अगर हालात सही हों तो हम में से कोई भी बेईमानी कर सकता है। सब कुछ माहौल पर और हमारा दिमाग कैसे काम करता है उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम बेईमानी की इस पहेली को समझेंगे, फिर हमारे अंदर के फज फैक्टर की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे दूरी हमें बेईमान बना देती है, फिर हम बात करेंगे कि कैसे अपनी अच्छाई को उभारा जा सकता है और इसके असल दुनिया में क्या नतीजे होते हैं, और आखिर में ईमानदारी का एक नया मॉडल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेईमानी की इस पहेली की। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। तो आखिर असली प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, तो इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बड़े दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है। इसे कहते हैं फज फैक्टर। अब ये क्या है? ये इस आइडिया के आसपास घूमता है कि हमारे अंदर ना दो इच्छाएं हमेशा लड़ती रहती हैं। एक फायदा उठाने की इच्छा और दूसरी खुद को एक अच्छा ईमानदार इंसान समझने की इच्छा। तो सवाल ये है कि ये फज फैक्टर आखिर काम कैसे करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत पतली रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ है खुद का फायदा और दूसरी तरफ है अपनी नज़रों में अच्छा बने रहना। और रिसर्च बताती है कि हम में से ज़्यादातर लोग उस रस्सी पर थोड़ा बहुत डगमगाने को तैयार रहते हैं। मतलब बस इतना कि थोड़ा फायदा भी हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम आईने में खुद से नज़रें न मिला पाएं। और ये फज फैक्टर हमें हर जगह काम करते हुए दिखता है। जैसे कोई अपने खर्चों की रिपोर्ट में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता है, या कोई फिल्म ये सोचकर पायरेट कर लेता है कि अरे इससे किसी का क्या नुकसान होगा। यही जो छोटी छोटी वजहें हम खुद को देते हैं ना, ये फज फैक्टर का परफेक्ट उदाहरण है। हम नियमों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेते हैं ताकि थोड़ा फायदा भी हो जाए और अपनी इमेज भी बनी रहे। लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें ये फज फैक्टर इस्तेमाल करने का मौका देती है? एक बहुत ही ताकतवर मनोवैज्ञानिक फोर्स है जो हमारे फैसलों पर असर डालती है, और वो है दूरी। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, और इसका सिद्धांत बड़ा सीधा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है। किसी काम के नतीजों से हम खुद को जितना दूर महसूस करते हैं, हमारे लिए अपनी नैतिकता से समझौता करना उतना ही आसान हो जाता है। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो इसे एकदम साफ कर देता है। जब लोगों को एक कटोरे से सीधे कैश लेने का मौका दिया गया तो बहुत कम लोगों ने ऐसा किया। लेकिन जब उनसे कहा गया कि पहले एक टोकन उठाओ और फिर उस टोकन को कैश के लिए एक्सचेंज करो, तो जानते हैं क्या हुआ? चीटिंग करने वालों की संख्या लगभग डबल हो गई। वो जो टोकन था ना, उसने एक बफर का काम किया। काम और उसके नैतिक असर के बीच एक साइकोलॉजिकल दूरी बना दी। और अब जरा आज की डिजिटल दुनिया के बारे में सोचिए। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इन ऐप परचेज, ये सारी चीजें हमें पैसे के असली एहसास से दूर कर देती हैं, है ना? अब ये हाथ में रखा कैश नहीं है, ये तो बस स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर है। और यही चीज बेईमानी के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना देती है। तो ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है ना? पर अच्छी खबर ये है कि अगर हम इस साइकोलॉजी को समझ सकते हैं तो हम इसके सॉल्यूशंस भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन उतने भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि चीटिंग को कैसे रोका जाए, सख्त नियम बनाकर और कड़ी सजा देकर। लेकिन साइंस की कहानी कुछ और ही है। पता चला है कि सही वक्त पर दिया गया एक छोटा सा नैतिक रिमाइंडर सजा के किसी भी डर से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। जब लोगों ने एक फॉर्म भरने के बाद सबसे नीचे ईमानदारी की शपथ पर साइन किया, तब भी उन्होंने चीटिंग की। लेकिन जब उन्हें फॉर्म भरने से पहले सबसे ऊपर साइन करने को कहा गया, तो चीटिंग लगभग खत्म हो गई, 0 के करीब। साइन करने की जगह में बस उस एक छोटे से बदलाव ने उनकी नैतिकता को ठीक उसी वक्त जगा दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये एक बहुत ही पावरफुल नज है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक झुकाव है, ये सिर्फ पर्सनल लेवल की बातें नहीं हैं। इनका हमारे समाज पर, हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला असर पड़ता है। ये एक खतरनाक साइकिल बनाता है जिसे कहते हैं अविश्वास का चक्र। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले लोगों का संस्थानों पर से भरोसा उठता है। इससे उन्हें अपनी छोटी छोटी बेईमानी को सही ठहराने का बहाना मिल जाता है कि भाई हर कोई तो यही कर रहा है। इसके बदले में समाज में ओवरऑल बेईमानी बढ़ जाती है, जिससे संस्थान और भी कम भरोसे के लायक रह जाते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और जानते हैं ये चीज़ सबसे साफ कहाँ दिखती है? इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पैसे से हमारी साइकोलॉजिकल दूरी को और बढ़ा देते हैं।
इससे नियमों को तोड़ना या खराब ट्रेड्स को सही ठहराना आसान हो जाता है। और जब जीरो ब्रोकरेज जैसी चीजें आती हैं तो ओवर ट्रेडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए इन सिस्टम्स में जवाबदेही होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन सभी हिस्सों को एक साथ रखकर हम ईमानदारी को देखने का एक नया तरीका बना सकते हैं। ये सिर्फ अच्छे लोग बनाम बुरे लोग की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही बारीक मॉडल है। इसे हम कह सकते हैं बिहेवियरल एथिक्स मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा नैतिक व्यवहार दो चीज़ों के बीच का एक बैलेंस है, फ़ायदा और सेल्फ इमेज। और इस बैलेंस पर लगातार असर पड़ता है साइकोलॉजिकल दूरी का, हमारे आसपास के माहौल का और भरोसे के लेवल का। तो फिर हम ईमानदारी को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? पहला, साइकोलॉजिकल दूरी को कम करना होगा। दूसरा, सही समय पर छोटे छोटे नैतिक रिमाइंडर का इस्तेमाल करना होगा। तीसरा, ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना है, हमें बेहतर सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाने होंगे। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरी समझ के साथ छोड़ जाता है। हम जो अतार्किक यानी इर्रेशनल काम करते हैं वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम पहले से तय एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इर्रेशनल होते हैं। और इसी बात में एक ज़बरदस्त ताकत छिपी है, क्योंकि अगर हम उन पैटर्न्स को समझ सकते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं जो हमारी कमज़ोरियों का भी ध्यान रखे और हमें खुद का एक बेहतर रूप बनने में मदद करे।